जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपका 3.0 होने वाला है, उसके लिए जो है आज में जो बिहार पीसीएस परीक्षा है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी जीएस के क्वेश्चन होंगे और साइंस के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। और यही क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है आपके बिहार टीचर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आप देख सकते हैं ये आपको 66वीं बिहार पीसीएस प्री परीक्षा का जो है पेपर है और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण जो है सारे क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है व्याख्या सहित होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपके पहला क्वेश्चन है जो है आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, ये बताना है। जो पहला मानव जीवाश्म है ये किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, इसका आंसर बताना है। तो ये जो है आपका नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रथम जो भारत का प्रथम मानव जीवाश्म ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण तुनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्रथम जीवाश्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप जो है सभी लोग अच्छे से एग्जाम को सारी क्लास को पूरी क्लास को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका जो है थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है एग्जाम टाइम में वो और भी हाई हो जाएगा। मतलब आप लोगों को जो जितना भी डर लग रहा है ना, तो जब आप व्याख्या सहित क्वेश्चन करते हो तो उसको आपका पूरा डर खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व का विस्तृत वर्णन अशोक के अपने 13वें शिलालेख में करता है। नंदवंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था और यह राज्य हाथियों तथा हाथी दांत के लिए विश्वविख्यात था। भारत में प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में सर्वाधिक है और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि, जबकि उत्तर के सीमांत क्षेत्रों में यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लेखे मिलते हैं। मास्की, गुर्जरा, नित्तोर तथा उदय गोलम अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम भी मिलता है, लिखा हुआ है, और जबकि अशोक ने अन्य अभिलेखों में उसका नाम उपाधि देवानाम प्रियदर्शी लिखा मिला है। तो आप याद रख सकते हैं जो अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है ये अशोक के खुद के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? जो पहला साम्राज्य है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो भारत में जो पहला साम्राज्य की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। और चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध जो है घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना और चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था और इसकी पुस्तिका इंडिका थी। टीआरई 1 में जो है मेगास्थनीज की पुस्तिका के बारे में पूछा हुआ था, टीआरई 2 में तो ये भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है बार बार यहाँ से पूछते हैं, तो आप सभी को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चन देखिए और आपको जो है याद होगा कि एग्जाम खत्म होने के बाद कि आपकी जो है जो तैयारी है उसमें और भी नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कंफ्यूजन थी वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो जो आपके बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है ये गांधार शैली में प्राप्त होती है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये गांधार शैली कनिष्क के शासनकाल में प्रचलित थी, याद रखेंगे कनिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक
वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है पीडीएस, ये कौन शुरू किया था? वो करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था और अलाउद्दीन ने 3 महत्वपूर्ण बाजार साहना के नियंत्रण में स्थापित किया तथा प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर दिया, जिसकी साम्यता आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये बताना है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो आपको याद रखना है कालीकोटा का युद्ध। कालीकोटा का युद्ध आपको 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही जो धर्म है ये अकबर के द्वारा प्रयुक्त किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही एक धर्म है जो कि अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया था और इस धर्म में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया गया था। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें शामिल किया। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था और बुद्धिमानी का नहीं। ये किसने कहा था? ये विंसेंट स्मिथ के द्वारा कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? अष्टप्रधान जो है ये शिवाजी के शासनकाल में शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का गठन किया, जिसे छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। ये शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश आदि आते थे। और दोस्तों आप सभी लोग जो है ये मत सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंध नहीं, याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि जो आपके बीपीएससी ये प्री के क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे जो बीपीएससी प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एंड जो है एससीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही संबंधित हैं, इसलिए भी आपको इनको पूरे सॉल्व करना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये बताना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा वह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? ये बताना है। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये जो है कुंवर सिंह जो है सन 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है ये प्रविष्ट हुए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे और इन्होंने 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया और वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। ये मेरठ से प्रारंभ होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आप 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, ये डेट आप याद रख सकते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी को जो है मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत जो है 10 मई 1857 को हुई थी।
किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं जो इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे हैं, इन्होंने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूशन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। इसके बाद ही विद्रोहियों ने 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है, आंदोलन से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जो है किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये बताना है। ये जो है गदर आंदोलन के दौरान जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और गदर आंदोलन कब हुआ था? ये 1913 में हुआ था गदर आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चंपारण मुख्यतः जो चंपारण आंदोलन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण सत्याग्रह। ये जो है भू राजस्व नकदी फसल, ये नकदी फसल एकदम सही है। नकदी फसल मतलब नील विद्रोह के उसमें था, देख सकते हैं। और इसमें जो है और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या भू अनुदान। ये जो है नकदी फसल, जो आपकी नकदी फसल थी नील की खेती के विरोध में था। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है चंपारण आंदोलन। और यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन जरूर बनेगा। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे और गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह भी यहाँ पर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक जो सभा है इसकी स्थापना करने वाले थे महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में किया था। याद रखेंगे 1817 में और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। इसमें तैयारी 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको सिर्फ एक क्लास से लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन दिखाएंगे। 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है जो बताया है कि ये पूछा गया था तैयारी 2 में। और यहीं से देखिएगा 10 क्वेश्चन बताएंगे आपको। पूरे कंप्लीट होने दीजिए क्लास को। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास से 10 क्वेश्चन बताएंगे जो टीआरई 2 में पूछे गए थे। जबकि ये टीआरई का एक पेपर नहीं है, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा। और सिर्फ 4 से 5 ही क्लास लेकर आएंगे, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 4 से 5 क्लास में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। ये जरूर याद रखिएगा अगर आप पूरी क्लास को शिद्दत से देखते हैं तो। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई। 1879 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग भारत का दयानंद सरस्वती जी को ही कहा जाता है। और इन्होंने जो है बाल विवाह एवं छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया था। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा भी दिया था। अगर आपसे पूछता है ये नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है। ये आर्य समाज के द्वारा ही दिया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। बंगाल में, अवध में, पंजाब में या बिहार में। इसका जो है बिहार में इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। जो है देवघर में जो गोल्डन लीग की स्थापना है ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए की गई थी। इसकी स्थापना बिहार के देवघर में की गई थी। याद रखेगा देवघर। और ये देवघर कहाँ है? तो वर्तमान में ये देवघर आपका झारखंड में स्थित है। याद रखेगा वर्तमान में झारखंड में स्थित है देवघर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ये बताना है कौन सा
नहीं है। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था। फिर अगला है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी इसमें शामिल था। फिर शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भी सही था। फिर आपका यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये भी सही था। इसके उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका राइट हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्न उद्देश्य बताए। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य। फिर अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रता पूर्वक व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना। तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रामाणिक लेखा जोखा तैयार करना। जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण करना, ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है आपका। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिनव भारत, जो आपका अभिनव भारत सोसाइटी है, इसकी स्थापना करने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभिनव भारत समिति 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था और विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ था? इसमें जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। तो वे कौन थे, ये बताना है। कौन कौन से उसमें शामिल थे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये दोनों शामिल थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और इसके 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी भी थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, सन 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया था। किसने किया था, ये बताना है। बिहार हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है, ये पहला अंग्रेजी का समाचार पत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो है शुरू करने वाले थे बाबू गुरु प्रसाद सेन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ और बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था और वर्ष 2015 में इसे दोबारा शुरू किया गया है। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बताना है कौन थे। उनका नाम है रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। याद रखिए। और प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी पहले थे और ये दूसरे थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। किसने किया था आजाद दस्ता का गठन? ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर के की थी। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण इसमें दिया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है 26। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा ये जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा
फिर अगला है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ये आपका एकदम सही है। कांग्रेस जो समाजवादी दल था इसकी स्थापना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी और भारतीय समाजवादी नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और अशोक मेहता जैसे नेताओं ने अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। 27 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। इन्होंने जो है वार्षिक रूप से अपना जो है नियमित अधिवेशन है ये 1925 में शुरू किया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को प्लीज एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बहुत लोगों के पास क्लास जाएगी तो उनको भी इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन कहने वाले थे, उनका नाम था, आपको बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए। देश में तेजी से गहराते सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों की अहमियत बढ़ जाती है। उनका सपना था कि स्वाधीन भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द होगा। ठीक है। जब कभी उन्हें सांप्रदायिक तनाव की कोई सूचना मिलती थी तो वह बहुत विचलित हो जाते थे और गांधी जी ने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसका जो है याद रखिएगा, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यह कथन कहने वाले थे, याद रखेंगे आप, महात्मा गांधी। ठीक है। नया क्वेश्चन है और आपको याद रखना है महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत और ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ था जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया और चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहलगाम की बात करेंगे तो ये जो है लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है पहलगाम। अगला क्वेश्चन है 31। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य जो है आपका ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो है दंडकारण्य जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले इन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दंडकारण्य जो है पूर्वी मध्य भारत का एक भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के हिस्से शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? स्पीति, लद्दाख, लाहौर या कारगिल? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर। चंद्र और भागा जो नदियां हैं ये लाहौर क्षेत्र में बहती हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 33 नंबर, देख लीजिएगा। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है ये बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? ये जो है राजस्थान में स्थित है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में स्थित खेतरी जो खदान है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी जो खेतरी के जो खदान है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है ये बताना है। कौन सी ऐसी मवेशी नस्ल है जो राजस्थान की नहीं है? ठीक है।
थारपारकर, राठी, हल्लीकर, मेवाती। इसमें जो है हल्लीकर जो है इसमें शामिल नहीं है, राजस्थान की नहीं है। बाकी जो है थारपारकर, राठी और मेवाती तीनों जो है राजस्थान की नस्लें हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बताना है आपको। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये जो है स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो है 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, ये बताना है। यूरोप में जो पिरेनीज पर्वत है ये किन दो देशों को अलग करती है? ये स्पेन और फ्रांस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये स्पेन और फ्रांस को यहाँ पे अलग करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, ये बताना है। स्वतंत्र आवागमन रेजिम किस राष्ट्र के साथ है, ये बताना है आपको। ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार के साथ जो है भारत का स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? जो आपका नियाग्रा जलप्रपात है ये किन दो देशों के मध्य स्थित है, ये बताना है। किन दो झीलों के बीच स्थित है। ठीक है। ये जो है ओंटारियो झील और ईरी झील, इन दोनों के मध्य स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ओंटारियो झील और ईरी झील। अगला क्वेश्चन है 41। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अड्डू प्रवाल द्वीप की बात करेंगे, ये जो है भारतीय महासागर में स्थित है और ये जो है एक द्वीप मालदीव का भाग है। ये इंडियन ओशन, यहाँ पे भारतीय क्या, यहाँ पे हिंद महासागर होना चाहिए, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र कौन सा इसमें नहीं है? तो रूर क्षेत्र है, लॉरेन बेसिन नहीं है, बेसार बेसिन और अचेन बेसिन, ये तीनों है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉरेन बेसिन। लॉरेन बेसिन जो है ये जर्मनी का बेसिन क्षेत्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43। एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। और मुझे भी पता है क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए, क्लास लंबी करने से भी कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कीजिएगा। अब ज्यादा इतना टाइम नहीं कि बहुत ज्यादा विस्तार से हो पाए, बट जितना जरूरी है उतना 100% करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, मतलब मेल नहीं खाता है, ये बताना है। मसाई जो जनजाति है ये मध्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, ये जो आपको बताना है। जो मसाई जनजाति है ये क्या मध्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, ये जो है सही है। ठीक है। अगला है सकाई। सकाई जो है मलेशिया में स्थित है, ये भी सही है। फिर बैडोइन अरबी प्रायद्वीप है, ये भी सही है। किर्गिज मध्य एशिया, ये भी सही है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र, ये जो है भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1942 ईस्वी को, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है। क्वेश्चन ये जो है काफी लॉन्ग में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद पूछ रहा है, तो ग्राम पंचायतों का गठन आपका आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। ठीक है। फिर समान नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। ठीक है। आर्टिकल 44 में है। फिर न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण, ये जो है आपका आर्टिकल जो है 50 में दिया हुआ है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये आर्टिकल 50 में है। ठीक है। सी का 3 हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, ये अनुच्छेद 51। कृषि एवं पशुपालन, ये हो जाएगा अनुच्छेद 48। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 है। फिर एक तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों का जो गठन है
ये 5 में है, याद रखिए। ए का 5 हो जाएगा, बी का 1, ए 5, ए का 5, बी का, यहाँ पे देख लीजिए, ए का 5, बी का समान नागरिक संहिता। ये जो ग्राम पंचायतों का गठन A5 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है बी का समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता बी का 1 हो जाएगा। इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बी का 1 होना चाहिए बट किसी में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इंद्रशाहिनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, ये बताना है। ये जो है किस विषय से संबंधित है, तो इंद्रशाहिनी बनाम जो भारत संघ है, इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, जो अब तक गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित यहाँ पे प्रावधान, ये बात कही गई है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। कटौती प्रस्ताव जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जो कटौती प्रस्ताव होता है इसका उद्देश्य होता है बजट प्रस्ताव में के जो खर्च है उसमें कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। टू मूव अप प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, मतलब बजट के जो प्रस्ताव होते हैं उनके खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये तो है आपका एकदम सही। ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा सभी, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के दोनों सभी निर्वाचित सदस्य, तो इसमें तो सभी हो गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इकट्ठा एक सभी को ले लिया है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा, तीनों इसमें एक साथ दे दिया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पंचायती राज समितियां और वर्ष दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा सही से देखिएगा। पहली है आपकी CH हनुमंता राव समिति, CH हनुमंता राव समिति, ये आई थी 1984 में, एक और 3 हो जाएगा। GVK राव समिति, GVK राव समिति 1950 में आई थी, GVK राव समिति 1950 में आई थी। फिर अशोक मेहता समिति की बात करेंगे, ये जो है आई थी 1978 में, 1978 में अशोक मेहता समिति आई थी। फिर आपके ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति की बात करेंगे तो ये आई थी 1986 में, 1986 में ML सिंघवी समिति आई थी। और सबसे पहले आई थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता समिति, ई का 4 हो जाएगा, आप सभी को दिख रहा होगा उम्मीद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B1C5, A3B1C5, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ भी है बट आपको बता चुके हैं। CH हनुमंता राव 1984, GVK राव 1985, अशोक मेहता 1978, ML सिंघवी 1986 और बलवंत राय मेहता 1957। और 100% बोल रहे हैं, ये आएगा और आएगा, 100% पूछेगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, एक बार देख जरूर लीजिएगा एग्जाम से पहले, 100% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा अगर आपको समितियों से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है, ये बताना है। इसमें जो है इसका जो है बताना है क्या होगा। तो 91वां जो संवैधानिक संशोधन था 2003 में जो हुआ है, 91वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमा निर्धारित की गई है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 52, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जो जानवरों के प्रति क्रूरता होती है, ये बताना किस संविधान में रखा गया है? ये उद्देशिका में रखा गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसे बताना है हमें कि किस संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो सूची ये हो जाएगा समवर्ती सूची। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु तो पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? ये प्राप्त होना चाहिए, कम से कम कितना वोट प्राप्त होना चाहिए, ये बताना है। इसमें जो है आपको पता होना चाहिए, कम से कम जो है 4 या इससे अधिक राज्यों के वैध वोट का 10% सही है। फिर इस 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना। फिर है अगला, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत के संचित निधि से धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण करना, टैक्स लगाना, समाप्त करना और उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना सही है। धन की उधारी का भी विनियमन करना, ये भी सही है इसमें जो है। और इसका जो है सही हो जाएगा भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना और भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। सभी कथन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं, किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना, सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना, भारतीय सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने संबंधी प्रावधान, भारत की संचित निधि से विनियोग, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि, ये सभी इससे संबंधित है अनुच्छेद 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? इसमें जो उत्पाद विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है। आयुष्मान लागत विधि नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी 3 विधियां, सकल घरेलू उत्पाद के आकलन की 3 विधियां हैं, आय विधि, उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि और व्यय विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? ये बताना है। जो भारत में जेंडर बजटिंग है, ये कब शुरू हुआ था? ये आपका केंद्रीय बजट 2005-6 में जेंडर बजटिंग शुरू किया गया था। ये ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है, ये पीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। इसमें जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है आयुष्मान सहकार योजना के बारे में। ठीक है, तो ये जो है भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी, यह गलत है, याद रखिएगा, यह एकदम से गलत है। ठीक है, आयुष्मान सहकार योजना को जो शुरू किया था, वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये वित्त मंत्रालय ने शुरू नहीं किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आयुष्मान सहकारी योजना के अंतर्गत जो है यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है, एकदम सही। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत और नवीकरण को शामिल करती है। यह भी सही है। ठीक है, यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई, ये सभी सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? ये जो है 2013-14 में वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन को सही क्रम में चुने। तो चावल उत्पादन का जो सबसे सही क्रम है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है आपका चावल उत्पादन का सबसे जो शीर्ष राज्य है, वो है पहला पश्चिम बंगाल। ठीक है,
तो याद रखिएगा पहले में यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के बाद आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब, याद रखिएगा पंजाब है। ठीक है, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। लेकिन भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन को सही क्रम में चुनना है। सबसे पहले में जो है पश्चिम बंगाल था, और इसमें जो है नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरा है उत्तर प्रदेश और पंजाब है। वर्ष 2010 से 2021 में चावल का कुल उत्पादन 122.3 मिलियन टन हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन से प्रभाव पड़ेगा ये बताना। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, एकदम सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। ठीक है, आपका अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, इसके सभी कथन सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या था? 2018-19 में जो भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका टोटल मूल्य क्या था, ये बताना है आपको। इसमें जो है टोटल मूल्य था वो था 4,12,871 मिलियन यूएस डॉलर। याद रखिएगा 4,12,871 मिलियन यूएस डॉलर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? इसमें जो बिहार का हिस्सा था 10.06% था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ओम मीटर मात्रक है। अब यहाँ से जो है साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। ओम मीटर मात्रक है किसका? ये जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है, और ये जो है टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओम मीटर के बारे में पूछा गया था। ये आपका देखिए चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह कौन सी है? आवृत्ति। आवृत्ति में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे 20 हर्ट्ज नहीं, सॉरी 2000 नहीं, 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, और इन्हें हम ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज ये भी पूछा गया था क्वेश्चन आपके टीआरई 2 में। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ से प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा आपकी जो है मूल भौतिक राशि है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल राशियां देख लीजिए एक बार, और मूल मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला। अगला क्वेश्चन है 68। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती है साउंड वेव। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है ये जो है प्रिज्म के द्वारा संभव है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने मेल खाते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता मापी जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीआरई 1 में। टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेंस की क्षमता जो है मापी जाती है वाट में, एम्पियर में, वोल्ट में, डायोप्टर में। तो ये डायोप्टर में मापी जाती है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन आपकी जो है मिट्टी के तेल में अनुपस्थित होती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसीलिए जो है जो आपका सोडियम होता है Na, सोडियम जो होता है उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। याद रखें केरोसिन ऑयल में जो है, इसीलिए जो है इसको रखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। ठीक है, ये जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? वो होता है कॉपर सल्फेट। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है और इसी को जो है पानी की टंकी को में जो जम जाती है, फंगस जो जम जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके और उन सभी को जो है इस क्लास का लाभ मिल सके। आप अगर क्लास में नए हैं तो क्लास को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपकी अभी जितनी भी क्लास आएंगी उन सभी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आपका TRE 2 में पूछा गया था। TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा D2O। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज, मतलब पानी का pH मान क्या है? पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है? ये आपके सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन है, इसलिए साइंस के क्वेश्चन भी इसी में कवर हो जाएंगे आप पे। ठीक है, तो CNG है आपका, इसके लिए बताना है कि CNG का मुख्य घटक क्या होता है? ये मेथेन होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। और CNG का प्रमुख घटक मीथेन गैस है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, नीलम अर्थात रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है जो है, इसका राइट आंसर आपको बताना है 79 का क्या हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, ये ऑक्टेन नंबर में व्यक्त किया जाता है, ऑक्टेन संख्या के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान, लोहा, सिलिकॉन या एल्युमिनियम? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये बोरान, जो आपका बोरान धातु होती है, इसका गलनांक सबसे उच्च होता है, लगभग 2075 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है इसका जो है गलनांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेश रहित है? सबसे कम आवेश रहित जो है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में जो एक तरह से उदासीन होता है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? कैल्शियम। कैल्शियम नहीं होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 83। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, पौधों में जो पानी है ये पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा अर्थात जड़ों के द्वारा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और क्या आपको जो क्या छोड़ते हैं? ये जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। एंजाइम या लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम या लाइपेज का जो स्रोत होता है ये होता है अग्नाशय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के विशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए है और लाइपेज अग्नाशय से एक वाहिनी के माध्यम से स्रावित होता है, जो गृहिणी में जठरांत्र संबंधी मार्ग में खाली हो जाता है। यह इस प्रकार भोजन पर काम करता है जो पहले से ही पेट में आंशिक रूप से पचा चुका है। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG की बात करेंगे, यह जो है आपका क्षय रोग, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, TB वगैरह, उसके लिए जो है BCG के टीके का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आग्नेय द्वारा उत्पन्न होता है? आग्नेय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है ये बताना है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है आग्नेय के द्वारा स्रावित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट्स। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जन जो आपका बोन मैरो होता है उसके स्टेम सेल
में होता है। लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। लिम्फोसाइट जो है रक्त के संचलन में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है 89। 89 नंबर प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक जो दवा होती है इसका उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसकी जो खोज है ये किया था जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये आपके स्कॉटलैंड के थे स्कॉटिश चिकित्सक। 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई जो होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट किया जाता है, ये सही है। एक्सरे का इसमें रेट नहीं किया जाता। रेडियो तरंग और गामा तीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्सरे का प्रयोग मैग्नेट जो आपका एमआरआई होता है इसमें प्रयोग नहीं होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? जो आपका अंगोरा ऊन है ये किससे निकाला जाता है? ये जो है आपका खरगोश से निकाला जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है और अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम बुनने वाला रेशा है जो अंगोरा खरगोशों के बालों के ऊपरी त्वचा से बनता है। ये कश्मीरी पश्मीना बकरी के बालों से बनने वाले कश्मीरी ऊन से भी भिन्न है और अंगोरा ऊन अपने मुलायम और पतले रेशों के लिए प्रसिद्ध होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है गोवा में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे चराव द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 93। अम्ल वर्षा का घटक है। अम्ल वर्षा जो है इसके घटक होते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ए और बी दोनों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो उस समय जो है 10.53% थी। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95। बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितने प्रतिशत रहा? 17-18 में जो ये था आपका, अगर रियल की बात करेंगे तो इसका जो मेन परसेंटेज था वो था लगभग 15। टोटल अगर बात करेंगे ये जो है 62% था। ठीक है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो ये 15% था, जो यहाँ पे कोई नहीं है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ओवरऑल की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें जो है ये 62% रहा। ठीक है, अब देख सकते हैं बिहार में सकल मूल्य वर्धित GSBA में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार में जो है कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है ये 23% रहा। ठीक है, जबकि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 2017-18 में 15% तथा 62% रहा। ठीक है, तथा विकल्प एक सही होगा। ठीक है, इसलिए इसमें जो कोई भी मैच नहीं किया, लेकिन बिहार बजट 2022-23 के अनुसार अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 24% है। ये आपको याद रखना है। अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है ये 24% है, विनिर्माण क्षेत्र में 15% और सेवा क्षेत्र का योगदान 61% है। अगला क्वेश्चन है 96। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? बिजली क्षमता की जो उपलब्धता है ये थी 4767 मेगावाट। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जो है 2022-23 की बात करेंगे तो इस समय जो है 6607 या 6607 मेगावाट जो है अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना सरकार पहले से ही बना रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 97। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? कितने जिले ऐसे थे जहां पर 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिले थे। कौन कौन से? शेखपुरा, शिवहर और अरवल। ये 3 जिले थे जहां पर 10 लाख से भी कम जनसंख्या थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 98। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, ये जो है सबसे अधिक जो है यहाँ पर मक्का होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में जो है अनाज उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इस नए रिकॉर्ड में सबसे अधिक योगदान मक्के का है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले कौन से हैं? अग्रणी जिलों में जो है मछली उत्पादन में आपका है मधुबनी और दरभंगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो शीर्ष श्रेणी की जो दालें हैं उसमें आपको मूंग और मसूर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, ये बताना है। तो बिहार में जो गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। हमारे द्वारा तो किया जा रहा आप सभी के लिए प्रयास। बताइएगा कैसा लग रहा है आप सभी को। अगर आप सभी को पसंद आ रही है क्लास तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास होगी। अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग शेयर करते हैं, पसंद करते हैं क्लास को, तो हम लोगों में मोटिवेट होता है कि हाँ क्लास अच्छी लगती है और क्लास करवाना चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा, आप अपना सुझाव दीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको क्लास की सारी जानकारी भी मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।